तेजी से। हेलो परिंदो, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने कहा था ना कि सर इतिहास पढ़ाइए, हिंदी का इतिहास पढ़ाइए। तो आप लोगों को क्या गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है हमने। जिन लोगों तक अभी नहीं पहुंचा वीडियो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएं, देखें, तो आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? काव्य साहित्य का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? काव्य साहित्य का इतिहास। ठीक। तो हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? देख लीजिए आप लोग, कौन कौन से। पहला क्या है? पहला आपका है आदिकाल। क्या है? आदिकाल। पहला आपका है आदिकाल। उसके बाद आपका दूसरा है भक्तिकाल। क्या है? भक्तिकाल। आपका है भक्तिकाल। इसमें भक्ति भाव की बात होती भाई, भक्तिकाल। फिर आपका उसके बाद है रीतिकाल। कौन सा है? रीतिकाल। रीतिकाल। क्या हो गया आपका? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल। ठीक। अब आपका प्रश्न क्या बनता है? अब आपका प्रश्न क्या बनता है? आपका प्रश्न बनता है कि आदिकाल की समय सीमा बताइए, भक्तिकाल की समय सीमा बताइए, रीतिकाल की समय सीमा बताइए, आधुनिक काल की समय सीमा बताइए। तो समय सीमा की मतलब कब से कब तक ये काल था। ठीक। तो आदिकाल का समय क्या था? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। कितना था? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। कितना था? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसी तरह जब ये काल समाप्त हुआ तो शुरू हुआ भक्ति काल। और जब भक्ति काल शुरू हुआ तो इसका समय था कितना? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। कितना? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। फिर जब आपका भक्तिकाल पूर्ण हो गया तो रीतिकाल शुरू हो गया। रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक। कितना? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। कितना? 1843 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आधुनिक काल शुरू हुआ। आधुनिक काल शुरू हुआ 1843 ईस्वी से, और कब तक? अब तक चल रहा है। जो अब समय चल रहा है वो आधुनिक काल ही है। तो क्या लिखेंगे इसमें? 1843 ईस्वी से अब तक। क्या? अब तक। अब ये चल रहा है बराबर। ठीक। अब ये आपका हो गया। पूछेगा क्या? समय सीमा बताइए। ठीक। ये आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं या लिखने को आते हैं, एक लाइनर है ना, 10 प्रश्न आते हैं आपके। 5 गद्य के रहते हैं, 5 पद्य के। तो गद्य के जो है वो मैं पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ रहे हैं काव्य के। ठीक। तो आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1343 से 1643 ईस्वी तक, रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वो आपका आधुनिक काल चल रहा है। ठीक, समझ में आया? अब आपका प्रश्न पूछता है अगला कि आदिकाल को और आदिकाल के 2 अन्य नाम लिखिए। प्रश्न आता है भक्तिकाल का कोई अन्य 2 नाम लिखिए, रीतिकाल का अन्य नाम लिखिए, आधुनिक काल का कोई एक अन्य नाम लिखिए। ठीक। तो आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। क्या कहते हैं? आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? आदिकाल को कहते हैं वीर गाथा काल। कौन सा काल कहते हैं? आदिकाल के नाम देख लीजिए। इसका नाम है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल।
आदिकाल को क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। और कौन सा? आरंभिक काल। क्या कहते हैं? आरंभिक काल। और क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। आप लोग, हम बोल रहे हैं ना, तो आप लोग भी साथ में बोलते चलिए, याद हो जाएगा। क्या? आरंभिक काल, वीर गाथा काल, प्रथम उत्थान काल, अपभ्रंश काल। क्या? प्रथम उत्थान काल। क्या कहते हैं? बोलिए। प्रथम उत्थान काल। प्रथम उत्थान काल। बोले हाँ। ठीक। और अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल। ठीक। फिर इसके बाद आ जाइए भक्ति काल पे। भक्ति काल का समय फिर से एक बार बोलिए, कितना? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसका अन्य नाम क्या है भक्ति काल का? भक्ति काल का दूसरा नाम किस काल से जानते हैं? पूर्व मध्य काल। क्या? पूर्व मध्य काल। किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल। और एक और इसका नाम आता है, पूछता है आपके एग्जाम में कि स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? कौन सा युग? स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? कौन सा युग? स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? भैया सोने का युग। स्वर्ण माने सोना, तो स्वर्ण माने स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? तो क्या? भक्ति काल को कहा गया है। ठीक। फिर इसके बाद आता है रीतिकाल। क्या? रीतिकाल। तो रीतिकाल को क्या नाम, अन्य नाम दिया गया है? रीतकाल का अन्य नाम उत्तर मध्यकाल। कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। साथ साथ बोलिए, बोलिए। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। फिर आपका है आधुनिक काल। आधुनिक क्या है आपका? बोलिए। आधुनिक काल। कौन सा काल है? आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है? 1843 ईस्वी। इसे क्या कहा गया है? पुनर्जागरण काल। कौन सा काल? पुनर्जागरण काल। भैया ये आपका जागरण और जगराता वाला नहीं है, पुनर्जागरण काल। जगराता वाला जागरण है। ठीक है ना? पुनर्जागरण क्यों? पुनर्जागरण का अर्थात क्या तात्पर्य है? नई नई कविताओं के माध्यम से लोगों को, मतलब ऐसे संदेश जो लोगों को प्रभावित करे, ठीक, आगे कुछ करने की, आगे बढ़ने की। ठीक। तो ऐसे, इसीलिए कौन सा काल? पुनर्जागरण काल। ठीक। और गद्य काल। कौन सा? गद्य काल। ठीक। तो ये क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। ठीक, ये अन्य नाम हो गए। इसके बाद क्या? प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद आता है प्रमुख कवि और रचनाएं, कि कौन कौन से प्रमुख कवि थे, रचनाएं क्या क्या थी। ठीक। क्या? प्रमुख कवि और रचनाएं पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रमुख कवि और रचनाएं। तो प्रमुख कवि कौन कौन से थे? आप आ जाइए आदिकाल पे। क्या? कवि और रचनाएं। ठीक। कवि एवं रचनाएं। कवि और रचनाएं। तो क्या कवि कह रहा है? तो इसके कवि थे कौन? पृथ्वीराज रासो। कवि कौन? चंद्रबरदाई थे। और इनकी रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो। कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। और इनकी प्रमुख रचना क्या थी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। फिर दूसरे कवि कौन थे? फिर दूसरे कवि थे नरपति नाल। नरपति
नरपति नाल। इनकी रचना क्या थी? बीसल देव रासो। क्या थी? बीसल देव रासो। सब एकदम रसे की उत्पत्ति वाली लिख रहे थे। फिर थे सरहपा। सरहपा कौन थे? बताया था ना आपको। सरहपा प्रथम कवि सरहपा। अभी बताया था आपको जब 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए थे हिंदी साहित्य में प्रथम, तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था सरहपा क्या थे? प्रथम कवि। तो इनकी रचना क्या थी? दोहा कोश। क्या थी? दोहा कोश, है ना। अब जैसे रचनाएं हो गई, फिर इसके पास पूछता है कोई, जैसे मान लीजिए ये ना पूछा, ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है आपसे कि आदिकाल की कोई दो प्रवृत्तियां लिखिए, दो विशेषताएं लिखिए। प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है कभी कभी, ठीक, इधर उधर पलटेगा पलटेगा। क्या प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात है? अगर पूछेगा तो क्या क्या कह रहा है? आदिकाल की दो प्रवृत्तियां लिखिए या दो विशेषताएं लिखिए, ठीक। तो जब विशेषताओं की बात होगी तो क्या भैया कौन सा काल है? आदिकाल। इसे और कौन सा काल कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया, अपभ्रंश काल कहा गया, है ना। तो जैसे आदिकाल का नाम वीर गाथा काल है, तो भैया वीरता भरी बात कोई विशेषता होगी, है ना। जैसे युद्ध की बात हो गई आपकी, लड़ाई मार धाड़, है ना भाई, क्योंकि वीरता वाली बात आ गई ना। कौन सा काल और कहा गया? वीर गाथा काल। तो इसी तरह इससे आप पहचान करेंगे, देखिए, ठीक है ना। इससे आपको दिमाग में बैठाना है कि अगर आदिकाल है से वीर गाथा काल कहा गया है तो जरूर इसमें वीरता भरी बात होगी। तो क्या होगा? वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या हेडिंग डालेंगे आप? विशेषता। विशेषता क्या कहेगा? दो विशेषता या प्रवृत्तियां लिखिए। तो क्या पहला वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस की प्रधानता। चलिए एक चीज आपको और बता देते हैं। ये आया है आपका श्रृंगार शब्द। क्या आया है? श्रृंगार। ध्यान रखिएगा इसको लिखते समय, ये आपका जो श्रृंगार शब्द है, बहुत से लड़के क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार। ये गलत है आपका। जब आपको वर्तनी कहीं भी पढ़ेंगे आप वर्तनी के बारे में, वर्तनी शुद्धिकरण, तो जो आपका श्रृंगार शब्द होगा वो ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे, ठीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान, लिखावट का हमने शुरू में क्या बताया, जो आपकी बोर्ड परीक्षा है ये लेखनी पर आधारित है, ना कि आपके मतलब नॉलेज पर। नॉलेज जरूरी है लेखनी के साथ साथ, लेकिन मेन आपकी लेखनी देखी जाती कि आप लिखते कैसे हैं, ठीक। आपके लिखने का लहजा क्या है, तो वही कैसे ऐसे लिखा जाता है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है ना। ये इसका सही माध्यम है। बहुत से लड़के इसको ऐसे लिख देते हैं, वो गलत माध्यम है, ठीक। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या बताया आपको? श्रृंगार, क्या वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। भैया जब वीरता की बात होगी तो किसकी प्रधानता होगी? वीरता की, वीर रस की, है ना। तो क्या बताया? वीर रस एवं श्रृंगार बताया ना। कैसे लिखा जाएगा श्रृंगार? ये शुद्ध वर्तनी है इसकी, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दो पूछता है, दो प्रवृत्तियां पूछता है। तो दूसरा है युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। युद्धों के क्या? सुंदर और सजीव वर्णन। अब भैया सजीव कैसे? जब पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप आल्हा पढ़ते हैं, है ना, आल्हा गाते हैं या सुनते हैं, तो क्या वीरता वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती?
तो इसी प्रकार युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, ऐसे सजीव वर्णन मतलब ऐसे जब बात होगी युद्धों की तो ऐसा लगता है कि अब सामने युद्ध करने का मन करने लगेगा। क्या हमने रस पढ़ते समय बताया था ना कि वे भाव जो हमारे हृदय के अंदर हैं और वही जब प्रकट हो जाएं और अनुभव सब से मिक्स हो जाएं तो वही क्या रस कहलाता है। तो वही बात है, जब वीरता की बात होगी तो आपके मन में भी थोड़ा जोश आएगा कि नहीं सही बात है ना। तो उसीलिए क्या कह रहे हैं, सुंदर और सजीव वर्णन, है ना। ये आपकी दो प्रवृत्तियां हो गई, ठीक। ये कौन सा, आदिकाल की। क्या बताया, आदिकाल के कौन कौन से अन्य नाम है, वीर गाथा काल, आरंभिक काल, प्रथम उत्थान काल और अभ्रंश काल। आरंभिक काल, प्रथम उत्थान काल तो चाहे कम, लेकिन वीर गाथा काल मोस्ट याद रखिएगा, और यह अभ्रंश काल ये पूछता है, ठीक है ना। ठीक, ये आपका ये कवि हो गए 3, उनकी रचनाएं हो गई, और ये 2 विशेषता हो गई, ठीक। इसके बाद हम लोग अगले चलते हैं कौन से काल पे, भक्ति काल पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, भक्ति काल की। अब भैया भक्ति काल पे आए हैं तो भक्ति भाव की बात होगी, है ना। क्या, सजा दो घर को गुलशन से, अवध में राम आए हैं, सुने हैं कि नहीं गाना। हाँ, तो अब कौन सा काल आ गया, भक्ति काल। तो भक्ति भाव की बात करते हैं। क्या हमारे यूपी में क्या है, योगी बाबा है ना, वो बहुत भक्ति भाव की बात करते हैं। तो राम मंदिर का निर्माण जो आपका हो रहा है तो गाना आप लोग सुने होंगे। तो चलिए हम लोग भी आज थोड़ा भक्ति काल की बात कर लेते हैं, ठीक। तो क्या है भक्ति काल, क्या कौन से नाम से जानते हैं, पूर्व मध्य काल और एक स्वर्ण युग। किस नाम से, स्वर्ण युग के नाम से। इसका समय सीमा क्या है, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तो भक्ति काल के कवि कौन कौन थे और उनकी रचनाएं, तो आपके 3 कवि हम बताए दे रहे हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट हैं 3। कौन कौन से, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। कौन कौन से, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। कौन कौन से, कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। अब इनकी दो कम से कम दो रचनाएं, ठीक। तो कबीरदास की कौन कौन सी रचना, बीजक, कौन सी, बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली। कौन सी, कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली और कबीर रचनावली। क्या हो गई, कबीर ग्रंथावली और कबीर रचनावली। इसके बाद आपके कौन से हैं अगले कवि, सूरदास। सूरदास के रचने सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसा। कौन कौन सी, सूर सागर, साहित्य लहरी, क्या हो गया, सूर सागर और साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसा। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, हम आपको 3 बता रहे हैं, 2। फिर इसके बाद तुलसीदास की। तो तुलसीदास की वैसे भी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी, श्री रामचरितमानस। पढ़ते हैं कि नहीं, श्री रामचरितमानस। आपके सिलेबस में दोहा है नहीं, है ना। तो जब दोहा पढ़ते हैं तो उसमें श्री रामचरितमानस का फेमस दोहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या, श्री रामचरित। भक्ति काल की बात हो रही भैया, तो भक्ति की बात करेंगे हम आपसे। कौन सी, श्री रामचरित मानस।
श्री रामचरितमानस। फिर इसके बाद कौन सी है? विनय पत्रिका और गीतावली। विनय पत्रिका और गीतावली। क्या? गीतावली। ठीक, ये हो गई आपके भक्तिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं आपको बता ही दिया। ठीक, ये हो गई भक्तिकाल। अब क्या फिर बात आ गई, क्या? दो प्रवृत्तियां और विशेषताएं लिखिए। क्या लिखिए? दो प्रवृत्तियां और विशेषताएं लिखिए। अब भैया भक्ति काल की बात है तो भक्ति भाव वाली बात होगी, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। ठीक है ना, कह रहे हैं ना कि भक्ति भाव वाली होगी। सन्यासी लोग होंगे इसमें, महंत बाबा महंत जी तो होंगे ही। तो क्या प्रवृत्तियां में क्या क्या प्रवृत्तियां या विशेषताएं? प्रवृत्तियां या विशेषताएं। प्रवृत्तियां तो क्या होंगी? संत जीवन का आदर्श। बताया था ना आपसे, ये बाबा जी आए हैं तो महात्मा जी। तो क्या पहली विशेषता? क्या? संत जीवन का आदर्श। क्या है? संत जीवन का आदर्श। फिर अब भैया भक्ति काल की बात है और ईश्वर की बातें ना हो, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या? ईश्वर में सहज विश्वास। क्या है? ईश्वर में सहज विश्वास। किसमें विश्वास? ईश्वर में सहज विश्वास। क्या? ईश्वर में सहज विश्वास व उसकी दीन वात्सलता। व उसकी दीन वात्सलता, है ना। ये हो गए आपके दो। आप लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता, है ना। ये क्या हो गया? ये आपका भक्तिकाल हो गया। ठीक, आदिकाल हो गया, भक्तिकाल। भक्तिकाल के ये कवि हो गए, उनकी रचनाएं हो गई, और ये प्रवृत्तियां विशेषताएं जिसे कहते हैं, ये आपका हो गया। ठीक, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए फिर अगला शुरू करते हैं। अगला आपका क्या है? रीतिकाल। क्या है अगला? रीतिकाल। रीतिकाल को कौन सा काल कहा गया है? बोलिए, क्या कहा गया है? उत्तर मध्यकाल। बोले हाँ। कौन सा काल? उत्तर मध्यकाल। कहानी थोड़े सुना रहे जो हाँ बोलेंगे, हैं? कहानी सुन रहे हो? चलो भैया कहानी ही सुनिए, कम से कम सीखिए तो, कैसे भी सीखिए। कहानी सुन के सीखिए या मन लगा के, जैसे भी सीखना है कुल मिलाकर हमको। ठीक है ना। तो क्या है? रीतिकाल। अब बात करेंगे हम रीतिकाल की। ठीक, रीतिकाल के क्या समय सीमा बता दिया, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। इसका अन्य नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल। इसके प्रवर्तक क्या हैं? कभी कभी पूछता है प्रवर्तक। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रीतिकाल की। रीतिकाल की बात कर रहे हैं तो प्रवर्तक इसके कौन है? प्रवर्तक, प्रवर्तक इनके दो लोगों को माना जाता है, एक चिंतामणि और एक केशवदास। कौन? चिंतामणि वैसे तो चिंतामणि को माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या दिया है? केशवदास। ये इसलिए बता देते हैं कि मान लीजिए कहीं आपको ऑप्शनल में आ जाए तो दो में से जो एक नाम दिया रहेगा वहां आप टिक लगा सकते हैं। ठीक, और रीतिकाल को क्या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्धि।
कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है? कौन कौन से? रीतिबद्ध, इससे जो प्रश्न बनते हैं रीतिकाल से वो इन्हीं भागों से बनते हैं। किन भागों, किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए, किन्हीं 3 कवियों के नाम बताइए, या किसी एक कवि का नाम बताइए। तो कौन कौन सा आपका? रीतिबद्ध और रीति मुक्त। क्या है? रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, और एक है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध क्या है? रीति मुक्त, रीतबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, 3 हो गए। अब इनके तीनों के अलग अलग कवि हैं, तीनों के कवि, रीतिबद्ध के अलग, रीति मुक्त के अलग, रीति सिद्ध के अलग। ठीक, तो रीतिबद्ध के अंतर्गत आपके कितने? रीतिबद्ध के अंदर आपके कवि कौन कौन से हैं? चिंतामणि, चिंतामणि, और कौन से? केशवदास, भूषण, केशवदास, भूषण, और देव। कौन कौन है? चिंतामणि, केशवदास, भूषण और देव। अच्छा, इनमें कभी कभी 2 लोगों की, वैसे तो रचनाएं पूछता नहीं है कि रीतकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम, और ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। कभी कभी पूछ लेता है रसिक प्रिया, ये इनकी रचना है। कौन सी? रसिक प्रिया। इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको हम, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम अलग से आपको बताते हैं। जैसे अब इसमें केवल कवि पूछता है, लेकिन ये रचना है यार, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती रचना है। इनको इंपॉर्टेंट ऐसे लगा लिया करिए, इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछी जाती हैं। जैसे इनकी क्या है? शिवराज भूषण एक है, छत्रसाल और शिवराज भूषण, ये अक्सर पूछी जाती है। शिवराज भूषण और कौन सी? छत्रसाल, छत्रसाल, ये पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। ठीक, इसलिए इनको हम बता दिए, बाकी और नहीं पूछता है। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा? रीति मुक्त। क्या है? रीति मुक्त। रीति मुक्त में आपके कौन कौन से कवि हैं? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। कौन कौन से? घनानंद, कौन से हैं? घनानंद, घनानंद और बोधा। कौन कौन से? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। आलम और ठाकुर, ठाकुर, ये आपके 4 कवि इसके हो गए। ठीक, फिर आपका आता है रीति सिद्ध। कौन सा? रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में कौन से कवि हैं? यहां है बिहारी जी, आपके बिहारी जी, है ना, बिहारी जी। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कौन सी? सतसई, सतसई। क्या ये बिहारी जी की रचना है? क्या है? सतसई। ये एग्जाम में आपके पूछी जाती है। हमने क्या बताया कि जो पूछा जाता है वो बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सतसई। क्या? सतसई। अच्छा, इसे सतसई इसलिए कहते हैं, इसमें 727 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 727 दोहे। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं पूछता ही है। देखिए, कहीं भी पूछे तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतसई में कभी कभी पूछ लेता है किस कवि के 727 दोहे वाली रचना का नाम लिखिए, बिहारी के 700, है ना, ऐसे कहीं ना किसी तरह से घुमा फिरा पूछेगा। तो सतसई रचना कितने? 727 दोहे हैं। ठीक, अब इसकी बात करते हैं प्रवृत्तियों की। किसकी बात करते हैं? प्रवृत्तियों की। विशेषताएं क्या हैं?
क्या प्रवृत्तियां, विशेषताएं। इस युग की क्या विशेषताएं हैं भैया? रीतिकाल की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है? रीत की बात हो रही है, तो किसकी बात करेंगे? है ना, रीत की बात करेंगे। तो रीत में क्या? रीति ग्रंथों का निर्माण। क्या लिखेंगे? रीति ग्रंथों का निर्माण। फिर इसके बाद आपका और क्या दोस्त? क्या? श्रृंगार रस की प्रमुखता। क्या चीज? श्रृंगार रस की प्रमुखता। श्रृंगार रस की प्रमुखता बोले हाँ। ये आपके दो प्रवृत्तियां हो गई, क्या विशेषताएं हो गई। ठीक, क्या? श्रृंगार रस की। फिर से देख लीजिए, श्रृंगार लिखना बताया ना। हाँ, ये शुद्ध वर्तनी है। क्या हो गई? रीत ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रमुखता। ये आपके रीतिकाल का क्या प्रवर्तक चिंतामणि और केशवदास दोनों को माना गया है। कहीं कहीं चिंतामणि दिया है, कहीं कहीं केशवदास। लेकिन अगर ऑप्शनल आता है आपके एग्जाम में, ऑप्शनल प्रश्नों में आते हैं ये, तो क्या? अगर चिंतामणि दिया है तो चिंतामणि लगाइए, अगर केशवदास दिया है तो केशवदास लगाइए। ठीक, फिर इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं आधुनिक काल पे। एकदम बेहतर तरीके से सीखिए आप लोग, ठीक है ना? समय को देखते हुए। और बहुत से लोग ऐसे चिंता में लगे हैं कि कोविड आ गया भैया, अब क्या है ना? तो उसके चक्कर में रहिए, हमको सीखना है मेन चीज। क्योंकि हम ऐसी चीजें भी आपको बीच बीच में बता रहे हैं कि जो आपको आगे भविष्य में काम आने वाली हैं। आप इनसे बच नहीं सकते हैं, और नहीं फिर ये ऐसे पहाड़ की तरह आपके सर पे बोझा बनेगा ये, फिर आपको दिक्कत होगी, है ना? तो अभी आसानी से जो सीख सकते हैं सीखिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हो गया ऐसा तो है नहीं। होगा तब क्या करेंगे? हम एक जन मान लीजिए नहीं होगा, अगर हो गया तब फिर तब दिक्कत है ना। तो ये सोच के मत बैठिए कि कोविड चल रहा है, अरे छोड़िए, है ना? ये सब चीजें सीखने वाली हैं, इसमें क्या भागना। और नहीं तो फिर जब ये बोझा बन के पड़ेगा, फिर सर दर्द होगा, फिर मन नहीं लगेगा, है ना? तो अभी से एकदम तैयार रहेगा, फिर ज्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। फिर इसी का अगला लेवल चलेगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर समझे नहीं आएगा अरे भक्ति काल ये क्या होता है ना? फिर कहेंगे रीतिकाल कि ये कवि, कहीं फिर आएगा प्रश्न। फिर वहां तो ऑप्शनल चलता है ना कंपटीशन लेवल में। फिर आपको रीतिकाल के ये कवि थे, हो गए, दो रट लिए, काम हो गए। अब जब आपको पता रहेगा तुरंत खट से ऑप्शन में लगाएंगे, है ना? ये सब चीजें तो इसलिए भागिए मत पढ़ाई से। फिर आपका अगला अगला क्या है? आधुनिक काल। इसका समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से अब तक चल रहा है, रुके नहीं, दौड़े पड़ा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कह रहा है हम रुकेंगे नहीं। अब देखिए कब रुकने का नाम लेता है ये। अगला कौन सा है आपका? अगला है आपका आधुनिक काल। समय सीमा 1843 तक, अब तक। इसको और किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल और पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख कवि कौन थे? प्रमुख कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय, आपके हरिऔध जी। अयोध्या सिंह अज्ञेय जी थे आप, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और आपके और कौन कवि थे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। और अज्ञेय जी, और भी कई कवि थे। तो क्या हम कौन कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय को और किस नाम से जाना जाता है? हरिऔध। किस नाम से? हरिऔध। ये इनका
दूसरा नाम है, याद कर लीजिए इसे। कभी कभी अयोध्या सिंह उपाध्याय न देकर क्या हरिऔध नाम दे देता है। ठीक, तिनकी रचनाएं क्या क्या थी अयोध्या सिंह उपाध्याय की? कौन सी? प्रिय प्रवास, अभी बताया ना हमने, ये पूछा जाता है अक्सर। ये देखिए बार बार आ रहा है ये प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय बार बार आ रहे हैं, आपके जीवन से जाने वाले नहीं हैं, पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। ठीक, क्या? प्रिय प्रवास और रस कलश, रस कलश, प्रिय प्रवास और रस कलश। ठीक, और कौन सी? पद्य प्रसून, पद्य प्रसून। बस 3 पर्याप्त है। ठीक, फिर इसके बाद आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना कौन सी? साकेत। ये इंपॉर्टेंट, ये रचना कई बार पूछी गई है कि साकेत रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक, साकेत रचना के रचनाकार का नाम लिखिए। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और इनकी रचनाएं जयद्रथ, क्या? जयद्रथ वध। कौन सी? जयद्रथ वध। कौन सी? जयद्रथ वध। और यशोधरा, यशोधरा, है ना। फिर इनकी प्रवृत्तियां कौन, क्या? विशेषताएं, विशेषताएं क्या है? प्रयोगवाद का आरंभ हुआ, है ना। क्या लिखेंगे? प्रयोगवाद का आरंभ, प्रयोगवाद का आरंभ। और दूसरी विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति में जैसे जो घटनाएं होती हैं ना, उनको मानवीकरण मतलब वास्तविक जीवन में लाना, मानवीकरण। मानव क्या मतलब? मानव के जीवन में लाना। ठीक, प्रकृति के, है ना, तो इस क्या? प्रकृति का मानवीकरण, ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो क्या कितने भागों में विभाजित किया था? 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। ठीक, ये उनके कवि हैं, ये रचनाएं हैं, रचनाएं और विशेषताएं या प्रवृत्तियां। ठीक, समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलिए ठीक है, फिर हो गया आपका ये क्या, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास आपका खत्म हो गया, है ना। ये जितना पढ़ाया है इतना एकदम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं कि और वीडियो देख ले, इधर से पढ़ ले, उधर से पढ़ ले, क्योंकि जब ज्यादा इधर उधर भागोगे तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा? फिर कहेंगे क्योंकि आपके जो एक काल की समय सीमा दी रहती है ना, ये समय सीमाएं कई जगह क्या है, हाई लेवल में बता दिया। आपकी पुस्तक के अनुसार तो ये है ना, एग्जामिनर आपको ये देख के चेक नंबर देगा, और कई जगह कंपटीशन लेवल से पढ़ा देते हैं टीचर लोग, वो ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे के मतलब क्या सिलेबस है, वो बिना देखे सुनता है ना। तो ये सब चीजों की दिक्कत, फिर कहेंगे सर, कमेंट में करते हैं, सर हमने पढ़ा था, एक लड़के ने कमेंट किया था गद्य में, सर हमने पढ़ा था कि समय सीमा हमारे में ये लिखी है। तो नहीं बाबू, समय सीमा हमने जो बताया है आपको वही लिखना है, ठीक है ना। इधर उधर से देख के कहीं से लाकर मत लिखिएगा, आप लोगों को हम ये विशेष तौर से बताए दे रहे हैं, नहीं फिर ये मत कहिएगा सर नंबर कट गया, है ना। और फिर एग्जामिनर कैंची लेके बैठा रहेगा, कैंची से नंबर काटेगा, काट के अलग कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरह सावधान रहिएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मन लगा पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक।